नमस्कार दोस्तों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बंगाल बना हुआ है। हम भी इसी विषय पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो को दो सेगमेंट में हम डिवाइड कर रहे हैं। पहले बात करेंगे बंगाल में हो रहे डेमोग्राफी चेंज की, और फिर बात करेंगे ममता बनर्जी सरकार की, क्योंकि ममता बनर्जी इस समय कई मोर्चों पर घिरते हमको दिखाई दे रही हैं और 2026 का विधानसभा चुनाव उनके लिए कतई आसान नहीं होने वाला है। चलिए पूरे विषय पर सिलसिलेवार तरीके से करते हैं बात। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, बंगाल का विभाजन 20वीं सदी में दो बार हुआ। एक बार 1905 में, जब करजन ने, जो उस समय वायसराय था, उसने बंगाल का विभाजन किया था एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट की वजह से। कहा कि बंगाल चूंकि बहुत बड़ा प्रांत है, ऐसे में इसको डिवाइड करके यहां पे एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। तब ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बने, जिसका बहुत विरोध हुआ और स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ उस समय। लेकिन उसी दौर में 1906 में मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो गई थी। अब दबाव बहुत बड़ा और एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट के नाम पे किया गया डिवीजन बहुत काम नहीं आया, तो उस समय की अंग्रेज सरकार ने 1912 में इसे फिर से जोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। वही हाल यहां पर हुआ कि गांठ तो पड़ चुकी थी भारतीय सामाजिक स्थिति में। अब यहां का समाज हिंदू और मुस्लिम में बंटता हमको दिखाई दे रहा था। मुस्लिम लीग इस चीज को बहुत हवा देती जा रही थी। 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया था और उसमें पाकिस्तान की डिमांड को स्वीकार नहीं किया गया, तब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया दिया। और उस डायरेक्ट एक्शन डे का इफेक्ट यह था कि पंजाब और मेनली बंगाल, यहां पर बहुत भयानक तौर पे हिंसा हुई। कई लोगों की मृत्यु हो गई इस हिंसा में, नरसंहार हुए थे उस दौर में। और तब यह इनएविटेबल हो गया कि अब भारत का विभाजन होगा, और यह विभाजन धार्मिक आधार पर ही हुआ। और भारत और पाकिस्तान दो देश बने। पाकिस्तान दो हिस्सों में रहा, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। और पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति ऐसी बनती गई कि वहां पर पश्चिमी पाकिस्तान के जो लोग थे, उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को सप्रेस करना शुरू कर दिया। अब वहां पर बांग्लादेश मुक्ति मोर्चा की शुरुआत हुई। अब मुजीबुर रहमान ने इसको लीड किया और फिर 1971 में भारत के सहयोग से पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से आजाद होता है। ये वही दौर है 1971 का, जहां पर पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने बहुत जुल्म ढाए थे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर। ऐसे में वहां से पलायन होना शुरू हुआ। यह पलायन 1965 से लेकर 1971 तक लगातार जारी रहा। माना जाता है लगभग 1 करोड़ लोग उस पलायन में भारत पहुंचे थे। इसमें से बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल और असम में जाकर सेटल हो गए। जब 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया, बांग्लादेश बन चुका, तब कई सारे लोग वापस लौटे, लेकिन बहुत से लोग यहां पर उस समय भी रह गए। उस समय से एनआरसी की बात हो रही, खासकर असम और वेस्ट बंगाल में। अब यहां से डेमोग्राफी चेंज की शुरुआत होती है। बांग्लादेश का निर्माण चूंकि धर्मनिरपेक्षता के हिसाब से यहां पर किया गया था, लेकिन धीमे धीमे वहां पर कट्टरपंथी लोगों ने अपनी जड़ें स्थापित करनी शुरू कर दी। 1980 आते आते खाड़ी देशों से बहुत सारा पैसा डंप किया गया बांग्लादेश में, और बांग्लादेश धीमे धीमे करके यहां पर इस्लामिक कट्टरपंथ की ओर जाता हमको दिखाई दिया। और यह कट्टरपंथता की स्थिति जो है वो लगातार बढ़ती चली गई। हाँ, शेख हसीना के दौर पे भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत अच्छे रहे, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि इस्लामिक कट्टरपंथ वहां पर कम नहीं हुआ था। शायद उसी का प्रभाव आपको 2024 में शेख हसीना के तख्तापलट से आपको दिखाई दे जाएगा। जिसे शुरुआत में कहा गया कि यह स्टूडेंट मूवमेंट है, लेकिन आगे चल के पता चला यह इस्लामिक कट्टरपंथ का ही एक नतीजा था, जिस वजह से शेख हसीना की सरकार को वहां पे हटा दिया गया। अब बांग्लादेश से लगातार घुसपैठिए भारत में एंट्री करते रहे। यह 1971 से लेकर आज तक बदस्तूर यहां पर जारी है। आप जो चिकन नेक है, जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, आप वो वहां पर देखेंगे तो वो बहुत 20-22 किलोमीटर का एक एरिया है, और वहां से घुसपैठ बहुत ज्यादा होती है। और यह घुसपैठ आपको असम और वेस्ट बंगाल में बहुत देखने को मिलेगी, और इस वजह से वहां की डेमोग्राफी लगातार बदलती चली गई।
अब यह डेमोग्राफी कैसे बदली, इसको मैं यहां पे आपको बताता हूं। अगर आप यहां पर नोटिस करेंगे तो जो डेमोग्राफी यहां पर चेंज हुई है, उस डेमोग्राफी का रिजल्ट यहां पर क्या आता है देखिएगा। तो जो वहां पर मेन एरिया है, जैसे हम मुर्शिदाबाद की बात करें तो 1951 में यहां पर आबादी 55% की मुस्लिम आबादी थी और 45% की हिंदू आबादी थी। लेकिन वर्तमान स्थिति में यहां पर यह चेंज हो चुका है, लगभग 66% यहां पर मुस्लिम आबादी है और 33% यहां पर हिंदू आबादी है। मैक्सिमम जो लोग हैं वो बांग्लादेश से यहां पर आके सेटल हुए हैं। यही कंडीशन मालदा में भी है। मालदा में 37 जो फीसदी आबादी है वो 1951 में मुस्लिम आबादी थी और 62% हिंदू आबादी थी। वर्तमान समय में मुस्लिम आबादी 51% है और हिंदू आबादी लगभग 48% है। ये मैं 11 की जनगणना के अनुसार यहां पे आपको बता रहा हूं। मतलब अगर 2025 की जनगणना यहां पर आएगी, स्थिति आपको और बदली यहां पर दिखाई दे सकती है। फिर बात करें उत्तर दिनाजपुर की, यहां पर 39% मुस्लिम आबादी थी और 60% हिंदू आबादी थी। इस समय यहां पर दोनों आबादी बराबर हो गई है। तो सीधे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि जो स्थिति है, यह केवल जनसंख्या बढ़ाने की स्थिति नहीं है। यहां पर कई सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए भी आके सेटल डाउन हो गए हैं और इस सेटलमेंट की वजह से और वहां पर उनके पास आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, वोटर आईडी भी कई लोगों के पास बन चुका है। तो यह सब जो परिस्थितियां जनरेट हुई, इस वजह से वहां की जो डेमोग्राफी वह आपको बदलते दिखाई दी। इसके अलावा चिकन नेक के नीचे जो 3 जिले हैं, उनकी भी स्थिति आप देख लीजिए। अगर इनको देखेंगे तो उत्तर 24 परगना, यहां पर भी 1951 में मुस्लिम आबादी 19%, हिंदू आबादी लगभग 80% थी। लेकिन 2011 में यहां पर मुस्लिम आबादी लगभग पहुंच चुकी है 25% की और हिंदू आबादी यहां पर 70% के आसपास रह चुकी है। यही हाल दक्षिणी 24 परगना की है और यही आबादी जो है वो बीरभूम में भी आपको देखने को मिलेगी। यह स्थिति बन चुकी है बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों की वजह से। अभी जो मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई और उस हिंसा में आप देखेंगे कि ममता बनर्जी सरकार पूरे तरीके से नाकाम दिखाई दी। कारण यह है कि ममता बनर्जी सरकार की जो नींव है, वह इसी तरह की राजनीति पर यहां पर टिकी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि उनको उनका वोट बैंक यहां पर क्या है और अगर वो उनके खिलाफ यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे तो उनका वोट बैंक यहां से खिसक जाएगा। तो ममता बनर्जी इस मुद्दे पर लगभग नहीं बोलते हमको दिखाई दे रही हैं। एक कड़े प्रशासक के तौर पर वह कभी देखी जा रही, लेकिन वर्तमान समय में उनकी यहां पर प्रशासन व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। बांग्लादेश के साथ जो हमारी बाउंड्री है वो लगभग 4096 किलोमीटर की है। भारत जो अपने 7 और देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, इनमें बांग्लादेश के साथ हमारी बॉर्डर सबसे लंबे हैं। हाँ, हमने 100वां अमेंडमेंट एक्ट करके भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट था उसको सॉल्व जरूर कर लिया, लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं इन बॉर्डर्स पे जो कि ओपन एरिया हैं। अमित शाह का बयान आपको याद होगा जो कि उन्होंने लोकसभा में दिया था कि लगभग 450 किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा है जहां पर अभी हम बाड़े नहीं लगा पाए हैं और वहां से लगातार घुसपैठिए भारत में आ रहे हैं। वैसे एक गृह मंत्री के तौर पर उनके ऊपर भी यह आरोप लगता है कि अगर यहां पर गृह मंत्री हैं तो आपके पास कैसी फोर्सेस हैं कि वह रोक नहीं पा रही इन सब चीजों को। आप केवल राज्य सरकार के ऊपर यह सारी चीजें नहीं डाल सकते हैं, यहां पर आपकी भी जिम्मेदारी उतनी इतनी की यहां पर राज्य सरकार की है। तो ममता बनर्जी वर्तमान समय में अपने वोट बैंक को बचाने के लिए जो वहां परिस्थिति बनी हुई है उसको कंट्रोल नहीं कर रही हैं। मुर्शिदाबाद से लगभग 500 परिवारों का पलायन जो है वो सुनने को आया है। कई सारी ऐसी खबरें भी आई हैं कि वहां पर पानी में जहर मिला दिया गया है और ममता बनर्जी के कई सारे विधायक और सांसद ऐसे स्टेटमेंट देते पाए गए हैं कि वह इन सब चीजों को एकदम नकार रहे हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ये सब फेक खबरें यहां पर घूम रही हैं। कई लोग कह रहे हैं कि अब राष्ट्रीय शासन की यहां पर शुरुआत होगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि एक राज्य सरकार को अपदस्थ करके वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाना यह कहीं से भी तर्कसंगत नहीं होगा। यहां पर ममता बनर्जी सरकार को यह करना चाहिए कि वह कड़े एक्शन यहां पर लें, लेकिन वह ऐसा करते दिखाई हमको दे नहीं रही है। तो यहां से ममता बनर्जी सरकार की जो दिक्कतें हैं वह शुरू होती हैं, क्योंकि यही एक समय हिंसा का दौर, वामपंथी शासन जब बंगाल में चल रहा था तो वहां पर भी ऐसे दौर लोगों ने देखे थे। तब नंदीग्राम और सिंगूर वाला मुद्दा उठा के ममता बनर्जी ने 2011 में वाम दलों को हराकर वहां पे सत्ता स्थापित करी थी और लगा था कि अब वहां पर कुछ नया चीजें हमको देखने को मिलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ होते हमको अब दिखाई दे रहा है। यहां पर ममता बनर्जी 15 साल में लगभग वही स्थिति बना दी है जो एक दौर पे बंगाल में वाम दलों ने बनाई थी। कई सारे ऐसे डेटा हमारे सामने आ रहे हैं जो साफ दर्शा रहे हैं कि बंगाल की आर्थिक हालात, सामाजिक हालात और शैक्षिक हालात सब कुछ वहां पर खराब हो चुके हैं। तो ममता बनर्जी के ऊपर जो पहला प्रहार है वह वहां पे सामाजिक समरसता का ब्रेकडाउन होना है।
और इस समरसता के ब्रेकडाउन होने से ममता बनर्जी के लिए आने वाले समय में आपको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। यहां पर वह पहले तौर पर घिरते हमको दिखाई दे रही हैं। सेकंड बात करते हैं पार्टी की आंतरिक स्थिति। जी हां, अभी जब चुनाव आयोग ने यह कहा कि हम जो हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है उसको हम आधार कार्ड से जोड़ेंगे, इसका विरोध सबसे ज्यादा टीएमसी ने किया। और मैंने अभी आपको आंसर दिया है कि वह इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे बांग्लादेशी जो भारत में स्थापित हुए हैं उनके पास भी अपने आधार कार्ड बन चुके हैं। तो ऐसे में अगर लिंक किया जाएगा तो समस्याएं यहां पर आ सकती हैं। तो उसको लेकर कल्याण बनर्जी के लीडरशिप में जो टीएमसी के सांसद हैं उन्होंने एक ज्ञापन साइन करना था, वो जाके देना था इलेक्शन कमीशन को। उसमें महुआ मोइत्रा का नाम था, लेकिन कल्याण बनर्जी ने उनका यहां पर साइन नहीं करवाया। इसको लेके महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी के बीच में हो गई कलह। यह कलह सबके सामने आ गई। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एमपी 2024 नाम से इनका व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें ऐसी चैट्स हुई थी और उन चैट्स को बाहर कर दिया अमित मालवीय ने, जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं। अब ऐसी स्थिति में बहुत दिक्कतें पैदा हुई, क्योंकि हमारे सामने यह खबर आ चुकी है कि अब ममता बनर्जी अपने पार्टी को यहां पर कंट्रोल करते हमको दिखाई नहीं दे रही हैं। अब ममता बनर्जी अपने पार्टी के अंदर भी आंतरिक रूप से घिर चुकी हैं। कल्याण बनर्जी ने यहां तक कह दिया है कि ममता यदि मुझे निकाल दें पार्टी से, लेकिन मैं महुआ मोइत्रा के साथ काम नहीं कर सकता। इसी बीच में कीर्ति आजाद, डेरेक ओब्रायन सब इसमें कूद गए हैं और पार्टी की आंतरिक कलह अब सबके सामने जगजाहिर हो चुकी है। तो बात स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की पकड़ अपने पार्टी में भी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। आने वाले समय में वह एक कमजोर प्रशासिका के साथ साथ एक कमजोर पार्टी की अध्यक्ष के तौर पर भी हमको दिखने वाली है। भ्रष्टाचार के आरोप में भी ममता सरकार घिर रही है, कैसे समझाता हूं। वेस्ट बंगाल एसएससी, जी हां, इसको लेकर वैकेंसी निकाली गई, शैक्षिक और नॉन शैक्षिक जो पद होते हैं उनको। तो गैर शैक्षिक पद थे, जो शैक्षिक पद थे उनकी संख्या लगभग 24,000 के आसपास थी। लेकिन जब रिजल्ट आए तो यहां पर लगभग 25,000 लोगों को दे दिया गया ज्वाइनिंग लेटर। अब इसको लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि हां, जो नौकरियां दी गई हैं उसमें अनियमितता बढ़ती गई है। ऐसे लोगों को भी यहां पर ज्वाइनिंग लेटर मिला है जिनके पेपर तक खाली थे, जिन्हें आंसर शीट लिखी ही नहीं थी। फर्जी ओएमआर यहां पर भरे गए थे, फर्जी एडमिट कार्ड यहां जारी किए गए थे और इसमें फंसते चले आए टीएमसी के ही मंत्री पार्थ चटर्जी। उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। सीबीआई और ईडी ने साफ कह दिया कि यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस हमको दिखाई दे रहा है। ममता सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को यहां पर बदस्तूर जारी रखा, कहा कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया वह पूरी तरीके से सही है। तो अब ममता सरकार के ऊपर भी करप्शन के आरोप लग गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले को मानूंगी नहीं, क्योंकि यह फैसला गलत है। भाई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना आपकी मजबूरी, आप इसको मना नहीं कर सकती। आपका कोई राज्य अलग देश तो है नहीं कि वहां पे हमारा शासन नहीं चलेगा। भारत का शासन भारत के हर एक लैंड पे चलता है, हर एक एरिया पे चलता है। ऐसे में आप कैसे मना कर सकते हैं? तो ममता बनर्जी के ऊपर पहले तो डेमोग्राफी चेंज की वजह से जो वहां पे दंगे जैसी स्थिति बनी, इसका आरोप लगा। फिर पार्टी की आंतरिक कलह सबके सामने आ गई और अब लग गया करप्शन का आरोप। इसके अलावा बंगाल की वर्तमान समय के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि इस पर भी यहां पर रिपोर्ट आई, जो रिपोर्ट मैं यहां आपके सामने रख देता हूं कि कैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है। तो अभी जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 आई है, इसमें 18 राज्यों को लेकर बात की गई कि पुलिस, जेल, जुडिशरी, कानून कैसी व्यवस्था वहां पर है। 18 राज्यों में वेस्ट बंगाल इस समय 18वें नंबर पर है। अब आप समझ सकते हैं कि वहां पर पुलिस, जुडिशरी, ये सब चीजें ध्वस्त हो चुकी हैं। ममता सरकार प्रशासन में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। यहां तक कि आरटीआई में पता चलता है 2021 और 22 के दौर में बंगाल में लगभग 65 सांप्रदायिक हिंसा की घटना यहां पर हुई है। फिर बात करें एनसीआरबी के डेटा की, तो वेस्ट बंगाल में पति और ससुराल के माध्यम से जो पत्नियों पर घरेलू हिंसा होती है वो सर्वाधिक है। एनसीआरबी के डेटा ने यह भी कहा गया कि सबसे अधिक एसिड अटैक महिलाओं पे यहां वेस्ट बंगाल में होते हैं और फेक करेंसी भी वेस्ट बंगाल में पाई जा रही है। और एनएसओ के सर्वे में यहां पर देखा जाए तो पिछले 7 सालों में लगभग 30 लाख लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हुई हैं। केंद्र सरकार ने जीएसटी का आंकड़ा जारी किया यहां पर और कहा है कि इस समय वेस्ट बंगाल सबसे कम जीएसटी पे करने वाला राज्य, वहां पे जीएसटी लगातार घटता चला जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वेस्ट बंगाल का सामाजिक ताना बाना, आर्थिक ताना बाना, शैक्षिक ताना बाना और प्रशासनिक ताना बाना, हर कुछ वहां पर ध्वस्त हो चुका है। ममता सरकार इसको लेकर लगातार घिरती जा रही है।
2011 में वह राज्य में मुख्यमंत्री बनी थी और 2025 आ चुका है, लगभग 15 साल उन्होंने यहाँ पर सरकार चलाई, लेकिन किसी भी चीज में वेस्ट बंगाल इस समय देश में नंबर 1 नहीं है। हाँ, क्राइम में भले हो सकता है, लेकिन और किसी भी चीज में वो नंबर 1 यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। 2026 का चुनाव ममता बनर्जी के राजनीतिक इतिहास का सबसे कठिन चुनाव होने वाला है, क्योंकि जैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है, इस स्थिति के बाद भी अगर वह रिपीट हो जाएंगी तो बहुत बड़ा आश्चर्य ही सबको होने वाला है, क्योंकि वर्तमान समय में हर मोर्चे पर वह घिर चुकी हैं और अगर उन्हें इसे ठीक करना है तो उनके पास केवल 6 से 7 महीने का समय बचा हुआ है। उसके बाद लग जाएगी आचार संहिता, अप्रैल में होंगे चुनाव और फिर देखा जाएगा वहां पर क्या नतीजे आते हैं। लगभग 32 साल के राजनीतिक कैरियर में वामदल की वहां पे सरकार चल रही थी, उनको हटाकर ममता दीदी यहां पर आई थी, पर इस समय उनकी भी स्थिति बहुत डावाडोल हो चुकी है। 2026 का चुनाव उनके राजनीतिक कैरियर का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है, क्योंकि उसके बाद ही डिसाइड होगा ममता बनर्जी की पार्टी का फ्यूचर और स्वयं उनका भी भविष्य। एक और समस्या उनके साथ आ रही है, वह है पार्टी के अंदर अभिषेक बनर्जी के साथ उनकी ट्यूनिंग। एक दौर पर माना जा रहा था कि अभिषेक बनर्जी उनके उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन जैसे जैसे वहां पर ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड के बीच में लड़ाइयां चल रही हैं, अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इवन अभी तक यह भी खबरें आई थी कि अभिषेक बनर्जी जा रहे हैं बीजेपी ज्वाइन करने, पर उन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं जाने वाला हूं। लेकिन सबको पता है कि ममता दीदी और अभिषेक बनर्जी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और पार्टी के अंदर भी आंतरिक कलह इस विषय को लेकर भी सबके सामने जगजाहिर हो चुकी है। तो बात स्पष्ट है, ममता दीदी कैसे अपने गढ़ को बचाएंगी यह तो समय बताएगा। दोस्तों, हम तो करते रहेंगे चर्चा, मिलेंगे अगली वीडियो में, बात करेंगे किसी और नैतिक मुद्दे के। अपने दोस्तों को दीजिए इजाजत, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।